नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अप्रैल को सीपीएम के नेता वृंदा करात द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें भाजपा नेताओं अनुराग ठाकुर और परवेश वर्मा के खिलाफ 2020 में कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषण देने के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस वी नागरत्ना की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए उनकी याचिका को खारिज करने वाली निचली अदालत के आदेश के खिलाफ वृंदा करात द्वारा दायर रीट याचिका को खारिज कर दिया गया था। नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट का यह कहना है कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता है गलत प्रतीत होता है। नोटिस का 3 सप्ताह में जवाब मांगा गया है। वृंदा करात की याचिका में इन दो राजनेताओं द्वारा दिए गए विभिन्न भाषणों का उल्लेख है, जिसमें 27 जनवरी 2020 को अनुराग ठाकुर द्वारा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को का नारा लगाते हुए रैली में दिया गया भाषण भी शामिल है। प्रवेश वर्मा द्वारा 27-28 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हुए और बाद में मीडिया को दिए साक्षात्कार में दिए गए अन्य भाषण का भी संदर्भ दिया गया है। सीपीएम नेता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और उन्हें कुछ घंटों के लिए प्रचार से रोकने का आदेश दिया गया था। अगले कुछ दिनों के भीतर एक व्यक्ति द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने के बाद गोली मारो भाषण वास्तविक कार्रवाई में बदल दिया गया है। वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक कार्यवाही के भाषणों पर प्रतिकूल टिप्पणी की थी। हालांकि मजिस्ट्रेट ने मंजूरी नहीं होने का हवाला देते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। वृंदा करात के एडवोकेट ने कहा है कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया निर्णय जो एफआईआर दर्ज करने के लिए मंजूरी की आवश्यकता से संबंधित है, वह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संदर्भ में है। आईपीसी अपराधों की इसी के तहत इसकी कोई जरूरत नहीं है। एफआईआर दर्ज करने के लिए किसी भी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। निचली अदालतों की यह चूक है। हम 3 साल से प्रयासरत हैं और अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया था, जिसमें कहा गया था कि पुलिस को किसी भी शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना अभद्र भाषा के मामलों पर स्वतः कार्रवाई करनी चाहिए। सिद्धार्थ अग्रवाल एडवोकेट ने कहा है कि यह केवल मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने का मामला नहीं है, यह कुछ दिशा निर्देश निर्धारित करने का भी मामला है। इस तरह के मामले से कैसे निपटा जाए, जिसका निस्तारण केवल एक रीट के द्वारा हो सकता है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि वैकल्पिक उपाय उच्च न्यायालय की शक्तियों का उल्लंघन नहीं करता है। अगर हाई कोर्ट ने इसे शुरुआती चरण में हटा दिया होता तो यह अलग मुद्दा होता। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जोसेफ ने पूछा कि इस मामले में धारा 153A, जिसमें 2 वर्गों की आवश्यकता है, कैसे आकर्षित हुई। इस पर सिद्धार्थ अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है कि यह एक चुनावी रैली है और यह एक विशेष समुदाय के सदस्यों द्वारा शाहीन बाग में एक धरने को संदर्भित करता है और देशद्रोहियों का उपदेश उस विशेष समूह के संदर्भ में था। लेकिन विरोध समूह धर्मनिरपेक्ष है और जस्टिस जोसेफ ने टिप्पणी की। इस पर सिद्धार्थ अग्रवाल ने जवाब दिया कि यह मुद्दा सीएए के संदर्भ में उठाया गया था और सीएए को सही नहीं मानने का आधार धर्म के आधार पर था। हालांकि विरोध समूह धर्मनिरपेक्ष है और अंतर्निहित संदर्भ धार्मिक अलगाव है। आइए मान लेते हैं कि यह सांप्रदायिक बयान नहीं है, लेकिन अगर यह बयान है कि सीएए का विरोध करने वाले देशद्रोही हैं, तो यह 153A के तहत होगा। न्यायमूर्ति जोसेफ ने तब दिल्ली पुलिस द्वारा दायर की गई स्थिति रिपोर्ट के बारे में पूछताछ की, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया कि आरोपियों के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। सिद्धार्थ अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है कि मजिस्ट्रेट ने वास्तव में स्थिति रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है। हालांकि उन्होंने मंजूरी के संबंध में एक कानूनी मुद्दे पर खुद को गलत बताया है।